गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार स्वामी, रसायन विज्ञान व्याख्याता। मेरे यूट्यूब चैनल एमके बूस्टर पर आपका स्वागत है। अपनी लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 13वीं रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक सरूपण समवायता के बारे में हमने बात की थी। आज हम विन्यासी समवायता के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं दो बात कहना चाहूँगा कि बेटा कोविड-19 के कारण अभी हमारी स्कूलें नहीं खुल पा रही है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसके कारण मैंने निःशुल्क ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज भी चालू कर रखी है। तो किसी बच्चे को यदि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, जिसमें मैं टाइमिंग और शेड्यूल आपको बता दूंगा। इसके अलावा दूसरी बात कि यदि आपको केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, बुक की पीडीएफ या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में सरूपण समवायता पढ़ा था। उसके बाद अब हम आगे बात करें तो अपना जो आज का टॉपिक है उसका नाम है विन्यासी समवायता। क्या लिखा मैंने? विन्यासी समवायता। विन्यासी समवायता से हम पहले वाली क्लास की तरफ वापस से जाते हैं एक बार कि हमने लास्ट क्लास में सरूपण समवायता पढ़ा था। सरूपण समवायता या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। इस समवायता में हमने ये पढ़ा था कि जो सरूपण समावयवी होते हैं, सरूपण समावयवी होते हैं वो एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। जो सरूपण समावयवी होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम 3 से 15 किलो जूल पर मोल होता है। 3 से 15 किलो जूल पर मोल होता है। इस कारण से ये समावयवी कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसी के बाद अपने इस टॉपिक पर आऊँगा। विन्यासी समवायता में होता क्या है कि इसके जो समावयवी होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि उन समावयवी में ऊर्जा का अंतर लगभग 100 किलो जूल पर मोल ऊर्जा का अंतर होता है, जिसके कारण ये समावयवी एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकते। तो यहाँ से समझना कि विन्यासी समावयवी होते हैं, इसके जो समावयवी रूप होते हैं उनमें ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। इस कारण से विन्यासी समावयवी कमरे के टेम्परेचर पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी के साथ आप यहाँ सरूपण समवायता और विन्यासी समवायता में आप अंतर भी कर सकते हो। इसके बाद हमने पहले की क्लास में ये भी बात की थी कि विन्यासी समवायता है वो 2 प्रकार की होती है। विन्यासी जो समवायता है आपकी वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को हमने नाम दिया था ज्यामितीय समवायता, दूसरी थी प्रकाशिक समवायता। एक को हमने नाम दिया ज्यामितीय समवायता, दूसरे को नाम दिया हमने प्रकाशिक समवायता। ज्यामितीय समवायता को इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और प्रकाशिक समवायता को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्यामितीय समवायता। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ये ज्यामितीय समवायता क्या होती है। तो ज्यामितीय समवायता से पहले हमें वापस से सरूपण समवायता के बारे में पढ़ना होगा। जो मेरा आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो इसमें इस टॉपिक के अलावा मैंने इस
पार्ट के चैप्टर के 2 टॉपिक करवा दिए थे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप सरूपण समयावस्था के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। अब हम बात करें सरूपण समयावस्था, तो हमने ये पढ़ा था कि सरूपण समयावस्था उन यौगिकों में पाई जाएगी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध हो, एकल बंध। और हमने पढ़ा था कि जब कार्बन कार्बन में एकल बंध होगा तो उनमें मुक्त घूर्णन, किसे ही पढ़ रहा हूँ, मुक्त घूर्णन संभव होगा। हमने ये सीखा था कि सपोज किया कि इधर ये एक कार्बन है और ये कार्बन है और दोनों के मध्य क्या है, एकल बंध है, तो एकल बंध होगा तो दोनों में मुक्त घूर्णन संभव है। अब ज्यामितीय समयावस्था में क्या होता है, इसका अपोजिट, कि ज्यामितीय समयावस्था की पहली शर्त है कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, अर्थात ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। ज्यामितीय समयावस्था की पहली शर्त यही है कि प्रतिबंधित घूर्णन अर्थात मुक्त घूर्णन संभव नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि यदि ये 2 गत्ते हैं, अगर इनमें आपने एक की लगाई है तो ये गट्टे आराम से इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने क्या किया, इन दोनों गत्तों में 2 की लगा दी, तो अब दोनों की लगाने के बाद अब इनमें घूर्णन को पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या निकल कर आया कि यदि कार्बन कार्बन में द्विबंध हो, कार्बन कार्बन में क्या हो, द्विबंध हो, तो उनमें घूर्णन संभव नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपना जो टॉपिक था, नाम क्या लिखा था हमने, ज्यामितीय समयावस्था। क्या लिखा है, ज्यामितीय समयावस्था। तो ज्यामितीय समयावस्था के लिए हमें क्या याद करना है कि कार्बन कार्बन यौगिक कैसा होना चाहिए, कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त यौगिक। कंडीशन क्या लिखी हमने, कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त यौगिक या ऐसा एकल बंध युक्त कार्बन चक्रीय यौगिक हो जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन अर्थात मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। अर्थात ज्यामितीय समयावस्था या तो उन यौगिकों में पाई जाएगी जहां कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध हो, या ऐसे चक्रीय कंपाउंड, ऐसे चक्रीय कंपाउंड जिनमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो अर्थात प्रतिबंधित घूर्णन हो, ऐसे समयावधि प्राप्त होंगे, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ज्यामितीय समयावस्था। तो ऐसे समयावधि होंगे, उनको बोलते हैं हम ज्यामितीय समयावधि। अब यहाँ से एक पर्सन एग्जाम में बहुत बार निकल कर आया है कि ज्यामितीय समयावस्था प्रदर्शित करने की शर्त, लिख रहा हूँ, ज्यामितीय समयावस्था की शर्तें, कि ज्यामितीय समयावस्था कौन कौन से यौगिक प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक तो पहली शर्त यह होगी कि यौगिक कैसा होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त, अर्थात उसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं हो। दूसरा, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त द्विबंध पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि जो प्रतिबंधित घूर्णन युक्त द्विबंध है उस पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, कि जो द्विबंध है, द्विबंध के जो दोनों जो समूह होंगे वो क्या होना चाहिए, अलग अलग समूह होने चाहिए। तो ये थी ज्यामितीय समयावस्था की शर्तें। एक तो यौगिक कैसा होना चाहिए,
प्रतिबंधित घूर्णन युक्त होना चाहिए, और दूसरी शर्त प्रतिबंधित घूर्णन युक्त जो द्विबंध है उसके दोनों ओर जो समूह होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई ज्यामितीय समयावता की शर्तें। इसके बाद इसका आगे का आपका टॉपिक आता है कि ज्यामितीय समयावता किन किन यौगिकों में पाई जाती है। तो ज्यामितीय समयावता मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिकों में पाई जाएगी। नंबर 1 एल्किनों में, नंबर 1 एल्किनों में, मतलब एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। नंबर 2 ऑक्सीमो में, और नंबर 3 साइक्लिक यौगिकों में। प्रश्न आ जाए कि ज्यामितीय समयावता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, तो हम आंसर क्या देंगे, एल्किनों में, नंबर 2 ऑक्सीम में, और नंबर 3 एलिसाइक्लिक यौगिकों में। तो ये 3 प्रकार के यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें ज्यामितीय समयावता पाई जाती है। इसके बाद अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल से बात करते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं डिटेल से। एल्किनों में ज्यामितीय समयावता, क्या लिखा है, एल्किनों में ज्यामितीय समयावता। अब बेटा सबसे पहली बात है कि एल्कीन होगी तो आपको यहाँ ये बात करनी है कि उसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन होगा तो पहली शर्त क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन से कितने समूह हैं, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 बंद तो यहाँ बन गए, तो कितनी वैलेंसी शेष रही, 2, तो ये वैलेंसी यहाँ शेष कर दी और यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखो इन फ्री वैलेंसी पे कोई ना कोई समूह जुड़ा होगा। एक तरफ मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया, एक तरफ बी, सेम यहाँ बना रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, ये 2 वैलेंसी, यहाँ मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ बी। अब इन वैलेंसी पे भी समूह होगा, मान लिया कि इस वैलेंसी पर ए और इस वैलेंसी पे बी है, और यहाँ जस्ट अपोजिट इस वैलेंसी पर बी है और इस वैलेंसी पे ए। तो एल्कीनों में जब आप ज्यामितीय समयावता बनाओगे तो 2 रूप बनेंगे। एक रूप को हम बोलते हैं समपक्ष, इंग्लिश में शीर्ष रूप, दूसरे का नाम है विपक्ष, इंग्लिश में ट्रांस रूप। अब समपक्ष रूप और विपक्ष रूप कब बनेंगे, जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर, जैसे ए और ए समान समूह एक तरफ हो, बी बी, जब समान समूह एक तरफ होंगे तो उन रूप के लिए हम क्या बोलेंगे, समपक्ष रूप। और समान समूह विपरीत दिशा में हो, समान समूह जब विपरीत दिशा में हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, विपक्ष रूप। तो एल्कीन में ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित होती है और इसके 2 रूप बनते हैं। एक रूप को हमने नाम दिया समपक्ष रूप और दूसरे रूप को हमने नाम दिया विपक्ष रूप। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, एग्जाम में आपको एक कंपाउंड मिलेगा और कंपाउंड देकर ये वो कहा जाएगा कि इसके समपक्ष और विपक्ष रूप बनाइए। तो इतनी बात आराम से समझ में आई होगी कि एल्कीन में जब भी आप ज्यामितीय समयावता बनाएंगे तो 2 रूप बनेंगे, समपक्ष रूप और विपक्ष रूप। समान समूह एक तरफ तो समपक्ष, विपरीत दिशा में हो तो विपक्ष रूप, उसको हम नाम देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने में मिलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 2-ब्यूटीन। क्या लिखा है, 2-ब्यूटीन। अब जो नाम पे पता है ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, तो 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। अब देखो इसके नाम के लास्ट में क्या आया है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। अब बाकी वैलेंसी आपको बताइए,
तो यहाँ क्या आएगा H, यहाँ पर H, यहाँ वैलेंसी 3 तो CH3, तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस स्ट्रक्चर को मैं मिटा के ढंग से बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये संरचना आपने किसकी बनाई है, 2 ब्यूटेन की। अब देखो बेटा, इस कार्बन से 2 समूह जुड़े हुए, एक तो H और एक CH3, और इस कार्बन से भी 2 समूह हैं, एक तो H और एक, इस कार्बन से एक तो H हो गया और एक CH3। तो अब जो स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनानी है, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड C आ गया। अब इस कार्बन से 2 समूह, एक तो H और एक CH3, तो मैंने एक तरफ तो लगा दिया CH3 और एक तरफ जोड़ दिया H। अब आ जाओ, इस कार्बन से एक तो H है और एक CH3, तो मैंने इधर जोड़ दिया CH3 और इधर जोड़ दिया मैंने H। एक और कंडीशन बनाते हैं सेम, C डबल बॉन्ड C, CH3 और H, तो इधर मैंने जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया मैंने H। अब वही H और CH3, अब मैंने इसकी स्थिति चेंज कर दी, H को लिख दिया मैंने इधर और CH3 को लिख दिया मैंने इधर। अब साफ समझ में आ रहा है कि इसमें समान समूह एक तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समपक्ष। तो सही नाम हो जाएगा इसका समपक्ष 2 ब्यूटीन, और इसमें समान समूह है, विपरीत दिशा में है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, विपक्ष 2 ब्यूटीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल यह आएगा कि 2 ब्यूटीन में ज्यामितीय समावयवी बनाइए, 2 ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं तो उसका मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 2 डाइक्लोरो एथिन। क्या लिखा है, 1 2 डाइक्लोरो एथिन। देखो बेटा, एथ है, एथ का मतलब कार्बन कितने, 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। 2 कार्बन है, 1 और 2, डाइक्लोरो मतलब 2 Cl होंगे, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। अब कार्बन की वैलेंसी देखोगे, एक वैलेंसी इसकी पेंडिंग है और एक इसकी है, तो यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, H। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटीन। तो इस संरचना को आप ऐसे भी बना सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH Cl और Cl। अब इसके समपक्ष और क्या बनाने हैं आपको, विपक्ष रूप। तो सिंपल सा तरीका था कि इससे 2 समूह जुड़े, इस कार्बन से एक H और एक Cl, तो हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड C, ये H इधर तो लिख दिया मैंने Cl, इधर लिख दिया मैंने H। सेम कंडीशन है H और Cl, तो यहाँ लिख दिया Cl, इधर आ गया आपका H। सेम एक और रूप बना दो इसका, C डबल बॉन्ड C H Cl, अपोजिट किया Cl और H और Cl। तो ये तो कौन सा रूप हो जाएगा कि इसमें समान समूह एक तरफ है, तो समपक्ष। तो इसका नाम क्या होगा, समपक्ष 1 2 डाइक्लोरो एथिन, और इसमें समान समूह किधर है, विपरीत दिशा में, तो इसका नाम क्या होगा, विपक्ष 1 2 डाइक्लोरो एथिन। तीसरा एग्जाम्पल लें, बेटा 2 कंपाउंड है ना, मैलेइक अम्ल, क्या लिखा मैंने, एक का नाम लिखा मैंने मैलेइक अम्ल और दूसरे का नाम लिखा मैंने फ्यूमेरिक अम्ल। एक का नाम दिया मैंने मैलिक अम्ल, दूसरे का नाम दिया फ्यूमेरिक अम्ल। मैं इसकी एक बार संरचना समझा रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड का
समपक्ष रूप बने, कौन सा समपक्ष रूप बने, तो उसको हम नाम देते हैं मैलेइक अम्ल। तथा इस कंपाउंड का कौन सा रूप बने, विपक्ष, तो इसको नाम देंगे हम फ्यूमेरिक अम्ल। यदि इस कंपाउंड का समपक्ष रूप बनेगा तो उसको मैलेइक अम्ल नाम देंगे, और विपक्ष रूप बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्यूमेरिक अम्ल नाम देते हैं। अब यहाँ से हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही देखो, दो समूह जुड़े हैं इस डबल बॉन्ड से, कार्बन से, एक तो H और एक COOH। तो क्या लिखा, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। सेम इधर ये H और ये C डबल बॉन्ड OH। तो अगर समान समूह एक तरफ है तो समपक्ष है, तो समपक्ष रूप होता है तब तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं, मैलेइक अम्ल। यदि आपने इसका विपक्ष रूप बनाया, C डबल बॉन्ड C, H, C डबल बॉन्ड OH, H, C डबल बॉन्ड OH, तो इसका क्या नाम हो जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल। तो सेम कंडीशन याद क्या रखना है कि ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, इसका अगर समपक्ष रूप है तो उसको मैलेइक नाम देंगे, मैलेइक अम्ल, और विपक्ष रूप है तो फ्यूमेरिक अम्ल नाम देंगे। बेटा बहुत दिन हो गए आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा, तो आज का क्वेश्चन ये है आपके लिए, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या है, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर से रिपीट करता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH और C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड का IUPAC नाम है, कमेंट्स में जरूर बताना। और अन्यथा नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं इसका नाम जरूर बताऊंगा। तो ये तीसरा कंपाउंड हो गया था अपना। अब नंबर 4, इसके 4 एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल, 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिखा है, 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। बेटा जब तक हमें इसका संरचना नहीं आएगी तब तक हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। अब देखो बात करें कि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और ओइक का मतलब कार्बोक्सिल अम्ल, 3 चीज़ें हैं। तो 4 कार्बन का मतलब 1, 2, 3 और 4। डबल बॉन्ड है, इन शब्द है यहाँ पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और ओइक अम्ल है तो लास्ट वाला क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बन गई। अब बेटा आपको पता, बाकी जितने बंद के अलावा जो जितनी वैलेंसी शेष रहती है वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, यहाँ पर 1, यहाँ 1। तो इस स्ट्रक्चर को मैं ढंग से बना रहा हूँ। यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इस संरचना को गौर से देखना, क्वेश्चन अच्छा बनता है कि इस कार्बन से 2 समूह कौन से, एक तो H और एक CH3। इस कार्बन से एक H और एक C डबल OH। अब देखो संरचना बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, तो C डबल बॉन्ड C, एक तरफ तो है CH3, दूसरी तरफ है H। तो यहाँ लगा दिया CH3, इधर जोड़ दिया मैंने H। इसमें देखो एक तो है H और एक है C डबल बॉन्ड OH। विपक्ष बनाना तो घुमा दो, C डबल बॉन्ड C, H, CH3, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर H। बेटा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर दोनों समूह समान नहीं है, लेकिन इधर दोनों समूह समान है। तो यदि एक तरफ भी दोनों समूह समान है तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, समपक्ष। इधर दोनों समूह समान नहीं है, लेकिन इधर तो दोनों तरफ H समान है, इस कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया, समपक्ष। और वही ये मत हो, लेकिन इन दोनों को देख सकते हो, ये दोनों विपरीत दिशा में सेम समूह है, तो इसका क्या नाम हुआ, विपक्ष। क्या तो जरूरी नहीं कि हर बार कि इधर के और इधर के समूह समान हो, एक तरफ के समूह भी समान हो सकते हैं। तो हमने एल्किनो में ज्यामितीय समायोजकता के 4 कंपाउंड
पढ़े थे अभी। और बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि नंबर 1 2 ब्यूटीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। नंबर 2 1 2 डाइक्लोरो एथीन के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तीसरा मैलेइक तथा फ्यूमेरिक अम्ल के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। और नंबर 4 ब्यूटेनोइक 2 ब्यूटेनोइक अम्ल के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो हमने पढ़ा था कि एल्कीनों में ज्यामितीय होती है, उसके 4 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। तो ज्यामितीय समावयवता 3 प्रकार के यौगिकों में थी। नंबर 1 एल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता। अब हम बात करें, दूसरा टॉपिक हमने लिखा था इसके अंदर उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक के साथ एक शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करें नंबर 2 पे हमने लिखा था ऑक्सीमो में ज्यामितीय समावयवता। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समावयवता। तो सबसे पहले बेटा तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि बेटा ऑक्सीम क्या होता है। तो देखो हम समझते, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोनिल समूह, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ वैलेंसी, इस समूह को हम बोलते हैं कार्बोनिल। ये टॉपिक हमने जैव मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा था, वहाँ मैंने इसके बारे में बताया था आपको। फिर से बात करें, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, पहचान होती है C डबल बॉन्ड O दोनों तो वैलेंसी। अब कार्बोनिल समूह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हमने नाम दिया था एल्डिहाइड और एक को मैंने नाम दिया था कीटोन। अगर इन दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पर H हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, इस वैलेंसी पर H जोड़ दिया गया। अब दूसरी वैलेंसी पर चाहे आप H समूह जोड़ दो या R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एथिल मेथिल प्रोपिल जोड़ दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन आपने क्या किया, इसकी दोनों वैलेंसी पर 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, RR मेथिल एथिलीय समूह, दोनों एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो आपने इसको क्या नाम दिया, कीटोन। तो याद रखना कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर इसकी एक वैलेंसी पर आपने H जोड़ दिया, दूसरी वैलेंसी पर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, तो नाम होगा एल्डिहाइड। लेकिन दोनों वैलेंसी पर क्या जुड़ा हो, R, तो नाम क्या होगा, कीटोन। तो ये मैंने लिखा कार्बोनिल। अब कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया कराओ आप हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब हो गया H, एमीन को बोलते हो आप H2N और हाइड्रोक्सिल का मतलब OH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, H2NOH। इन दोनों की क्रिया हुई तो बेटा देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर चला गया, तो बाहर क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल, जल का अणु क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब शेष कंडीशन क्या बची, C डबल बॉन्ड NOH, C के दोनों वैलेंसी, C डबल बॉन्ड NOH। ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुई इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑक्सीन। उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑक्सीन। और ऑक्सीन में ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। अब एक बात गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट भी, कि C डबल बॉन्ड N, ये दोनों तरफ एक समूह इधर होगा, एक समूह इधर होगा। लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ एक OH है, केवल एक OH है, तो या तो ये OH इधर होगा या तो दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा। अब सपोज किया मैंने OH को इधर जोड़ दिया,
या OH को मैंने इधर जोड़ दिया। अब कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ रूप कैसे बनते हैं। पहली बात तो याद करोगे कि जो ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयवी होते हैं इसमें दो रूप बनते हैं। एक रूप को हम बोलते हैं सिन, SYN सिन, एक रूप को हम बोलते हैं सिन, दूसरे रूप को बोलते हैं हम एंटी, ANT, एंटी। तो ऑक्सिम में संपक्ष और विपक्ष के स्थान पर सिन और एंटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सिन कब बनेगा, ये OH, अब यहाँ पर दो वैलेंसी होगी तो ये OH समूह उधर हो जिधर या तो हाइड्रोजन हो या छोटा एल्काइल समूह, या तो हाइड्रोजन की ओर होना चाहिए या छोटा एल्काइल समूह है। तो OH के लिए याद कर लेना कि OH जिधर हो उधर या तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या छोटा एल्काइल, छोटा एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह होगा तो उसके लिए तो हम लेंगे सिन, और इसके विपरीत कंडीशन हो, इसकी उल्टी कंडीशन हो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एंटी। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं सिन और एंटी वाले। ये ऑक्सिम वाली बात समझ में आई गई होगी आपको। अब हम आगे बात करें बेटा कि इसका जो एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं SC टोल्डोक्सिम बोलते हैं। क्या नाम दिया है, SC टोल्डोक्सिम, SC टोल्डोक्सिम। अब पहली बात तो बेटा हम इसका संपक्ष वो सिन और एंटी तो तब बनाएंगे जब हमें इसकी संरचना आए। तो यहाँ लिखा ऐसे टोल्डोक्सिम का मतलब है ये कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन से बनाते हो, नाम से समझ जाए। ऑक्सी में तो हाइड्रोक्सिल एमीन आएगा और यहाँ समूह क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO क्रिया किससे करवाई, हाइड्रोक्सिल एमीन से, H2NOH। तो यहाँ से OH, सॉरी यहाँ से H2 और यहाँ से O, समूह बाहर निकल गया, H2O, स्ट्रक्चर ये बनी CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसी को हमने क्या नाम दिया है, एसिटोल्डोक्सिम। अब देखो बेटा संरचना बनानी है। इस कार्बन से दो समूह हैं, एक तो H और एक CH3। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाई, C डबल बॉन्ड N, इधर मैंने OH लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर इसके एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देनी। अगर हाइड्रोजन हो इधर, दोनों इन दोनों में से एक तरफ ही हाइड्रोजन हो और उसी तरफ OH हो, जिस तरफ हाइड्रोजन हो उसी तरफ OH हो, तो उसको आप क्या नाम दोगे बेटा, सिन। क्या नाम दोगे बेटा, सिन नाम दोगे। और यदि इसके विपरीत हो, C डबल बॉन्ड N OH H CH3। अगर OH समूह है हाइड्रोजन के विपरीत हो, यदि OH समूह है हाइड्रोजन के विपरीत हो तो इसको हम क्या नाम देंगे, एंटी। एंटी क्या नाम दिया, एंटी। तो एग्जाम्पल उम्मीद है आसानी से समझ में आ गया, एसिटाल्डोक्सिम। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल आता है बेंजोल। बोलते बोलते बेटा गला सूख गया है। बेंजल्डोक्सिम। अब बेटा इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH। ये इसका फॉर्मूला है बेंजल्डोक्सिम का, बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। अब देखो सेम कंडीशन है,
सी डबल बॉन्ड एन, इधर लिखा मैंने H, इधर लिख दिया मैंने C6H5। अब सीधी सी बात है, यदि मैंने OH इधर लिखा है, OH को मैंने इधर किया है, तो इसका नाम तो क्या हो गया, सिन। और यदि C डबल बॉन्ड N OH, इधर H, इधर C6H5, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, एंटी। क्या हो गया, एंटी। तो उम्मीद करूंगा कि ऑक्सी में ज्यामितीय समानता के 2 एग्जाम्पल समझ में आए। बेटा तीसरा एग्जाम्पल विशेष है, बात करें अब आगे उसकी। एसिटोफिनोन ऑक्सिन, एसिटोफिनोन ऑक्सिन। तो बेटा पहले तो हमें एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होना चाहिए। एसिटोफिनोन का फॉर्मूला ये होता है, ये तो आपका कीटोन, ओन आ रहा है, कीटोन है। एक तरफ तो जोड़ दिया मैंने CH3 और एक तरफ मैंने जोड़ दिया C6H5। अब इसकी क्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दो, H2NOH। तो हुआ क्या, यहाँ से H2 और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, स्ट्रक्चर बनेगी, उसका नाम हो गया ऑक्सिन। तो इस संरचना क्या बनी, C6H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH। बिल्कुल साफ नजर आ रही होगी कि C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH, इधर CH3, यहाँ C6H5। अब जो संरचना को गौर से देखना, C डबल बॉन्ड N, यहाँ CH3 है, ये C6H5 है। अब सपोज करो बेटा मैंने OH इधर लिखूँ या इधर, सपोज किया मैंने OH इधर लिख दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड N OH CH3 C6H5। अब बेटा आप बोलोगे कि सर यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कि अगर OH उधर हो जिधर हाइड्रोजन हो। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, जिधर हाइड्रोजन होता अगर OH उधर हो जाता तो हम इसको क्या नाम दे देते, ऑक्सी, सॉरी सी नाम दे देते, और विपरीत दिशा में हो तो एंटी। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर किसी समूह में कार्बन से, अगर कार्बन की जो 2 वैलेंसी होती है, अगर वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से छोटा समूह कौन सा है। जो ऊपर जो समूह जुड़े हैं, इन दोनों समूहों में से छोटा स्मॉल समूह कौन सा है। तो स्मॉल समूह की तरफ OH होगा, उसके लिए सिन लोगे। तो C6H5 को फेनिल बोलते हो, ये बड़ा समूह है, CH3 को मेथिल। तो छोटे समूह की तरफ OH है, इस कारण से हमने इसको क्या नाम दिया, सिन। और बड़े समूह की तरफ है तो अर्थात विपरीत हो गया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एंटी। तो ये हो गया ऑक्सी में ज्यामितीय समायोजकता। इसके बाद हम आगे बात करें, तीस से किस प्रकार के यौगिक लिखे थे हमने, एली साइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता। लिख दो फिर से, रिपीट, एली साइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता। एली साइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता। इसके आगे का जो लेसन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा। वीडियो देखने के पश्चात बेटा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी ऑनलाइन क्लास भी चालू है, तो उस ऑनलाइन क्लास में आप ये चीज़ें पूछ सकते हो, उस पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। और एक जगह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, जिससे कोविड-19 के कारण हमारी स्कूलें खुली नहीं है, जिससे बच्चे घर पे हैं तो वो घर रहकर भी केमिस्ट्री की स्टडी अच्छे प्रकार से कर सके। और अपने जितने भी साथी हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन दें कि एमके बूस्टर नामक एक केमिस्ट्री का चैनल है, जिसमें बच्चे चैप्टर वाइज, एक चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे और उसके नोट्स भी मिल जाते हैं, जिससे अब आसानी से आप घर पर रह के स्टडी कर सकते हो। थैंक यू बेटा।